दोस्तों, अभी जो हमारे देश हिंदुस्तान के हालात हैं, इससे तो आप बेहतर तरीके से वाकिफ़ होंगे। कुछ दिन पहले पहलगाम के अंदर आतंकियों ने जो हमारे कुछ नागरिकों की हत्या किया था, बदले में भारत ने भी पाकिस्तान पर हमला करके मुंहतोड़ जवाब दिया था। लेकिन पाकिस्तान भी शांत नहीं बैठा, बल्कि पाकिस्तान ने भी इंडिया के कई ठिकानों पर हमला किया, जिसमें हमारे कुछ जवान और फौजी शहीद हो गए। पर आज मैं आपको एक ऐसे फौजी की कहानी बताने वाला हूं, जिसकी इसी 9 मई 2025 की हत्या तो कर दी जाती है, पर इस खबर को किसी भी चैनल पर नहीं दिखाया जाता है। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कम से कम सपोर्ट ज़रूर करेंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं मुसाफिर क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बलिया, और इसी बलिया का एक थाना पड़ता है सिकंदरपुर। सिकंदरपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है हरिपुर, और इसी हरिपुर गांव के रहने वाले हैं रिटायर्ड फौजी देवेंद्र राम, जिनकी उम्र है लगभग 62 साल के आसपास। दरअसल देवेंद्र के परिवार में उनकी पत्नी 44 वर्षीय माया के अलावा 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटियां और 1 बेटा। सारे बच्चे जहां तहां पढ़ाई करते हैं या फिर नौकरी करते हैं। उसमें से एक बेटी का नाम है सुप्रिया, जो राजस्थान के कोटा में रह कर के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है। दरअसल देवेंद्र राम की एक मकान हरिपुर में तो है ही, एक दूसरा मकान उन्होंने बगल के ही बहादुरपुर गांव में बनवा रखा है। कभी वो हरिपुर में रहते हैं तो कभी बहादुरपुर अपने गांव में रहते हैं। बात कर रहा हूं मैं 9 मई 2025 की करीब 12 बजे के आसपास। देवेंद्र की तीसरे नंबर की बेटी सुप्रिया कोटा से अपने पिता के नंबर पर कॉल करती है और कहती है कि पापा, मैं बक्सर स्टेशन पे आ रही हूँ, मुझे रिसीव करने के लिए आ जाइए। इतनी सी बात करने के बाद सुप्रिया कॉल कट कर देती है और वहाँ से ट्रेन पकड़ लेती है। वादे के मुताबिक इधर देवेंद्र भी अपनी बेटी को रिसीव करने के लिए जाते तो हैं, लेकिन अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। इधर सुप्रिया जब बक्सर स्टेशन पर पहुँचती है, अपने पिता के नंबर पर जब कॉल करती है, नंबर पे कॉल नहीं लगता है। हालांकि स्टेशन पे वो अपने पिता देवेंद्र को काफ़ी ढूंढने की भी कोशिश करती है, और जब उनका कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार सुप्रिया घर पे पहुंच जाती है। और सुप्रिया जब घर पे पहुंचती है तो अपने पिता के बारे में अपनी माँ माया से पूछती है कि पापा स्टेशन क्यों नहीं आए। इस पे माया अपनी बेटी को जवाब देते हुए कहती है कि वो तो हरिपुर वाले घर में हैं, मुझे नहीं मालूम कि वे स्टेशन गए थे या फिर नहीं। सुप्रिया जब कहती है कि मैं उनके नंबर पे कॉल कर रही हूँ तो फ़ोन नहीं लग रहा है, ये जान करके उसकी माँ माया भी काफ़ी घबरा जाती है। उसके बाद से माँ और बेटी दोनों ही देवेंद्र को हर जगहों पे ढूंढना शुरू कर देते हैं। हालांकि जब अपनी तमाम कोशिश कर लेते हैं और देवेंद्र राम का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, माया नज़दीकी थाने में जाती है और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देती है। पुलिस भी रिपोर्ट दर्ज करने के बाद देवेंद्र राम को ढूंढना शुरू कर देती है, और इस प्रक्रिया में 1 दिन का समय गुजर जाता है। जैसे ही 1 दिन का समय गुजरता है, इधर अगले दिन 10 मई 2025 को पुलिस को खबर दी जाती है कि साहब, खरीद गांव के बगीचे में कुछ कुत्ते एक काले रंग की पॉलीथीन को नोच रहे हैं। शायद उसमें मानव शरीर के कुछ अंग पड़े हुए हैं। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपने टीम के साथ जब खरीद गांव के उस बगीचे में जाती है तो देखती है कि वाकई में वहाँ पे कुछ कुत्ते एक काले कलर की पॉलीथीन को नोच रहे थे। पुलिस उन कुत्तों को भगाती है, और जब उस काले कलर की पॉलीथीन को ओपन करती है तो देखती है कि उस पॉलीथीन के अंदर मानव शरीर के हाथ और पैर पड़ा हुआ था। लेकिन ना तो वहाँ पे उसका धड़ था और ना ही सर मौजूद था। हालांकि पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और साथ ही इस बात की जानकारी देवेंद्र की पत्नी माया को देती है, क्योंकि 1 दिन पहले ही माया अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हालांकि माया को पुलिस जब उस डेड बॉडी के अंग को दिखाती है तो देखने के बाद माया कहती है कि हाँ साहब, मरने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा ही पति देवेंद्र राम है। देवेंद्र राम की बॉडी की जब पुष्टि हो जाती है, उसके बाद से पुलिस अब गुमशुदगी की रिपोर्ट के जगह पे हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है, और फिर इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से जांच पड़ताल शुरू करती है। दरअसल पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले देवेंद्र की बेटी सुप्रिया से पूछताछ करती है। इस पे सुप्रिया पुलिस को पूरी कहानी बता देती है कि कैसे उसने अपने पापा के नंबर पे कॉल की थी
और 12 बजे के आसपास उन्हें बक्सर के रेलवे स्टेशन पर बुलाई थी, लेकिन उसके पिता स्टेशन पहुंच ही नहीं पाए। पुलिस जब देवेंद्र की पत्नी माया से पूछताछ करती है तो माया कहती है कि साहब, मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। दरअसल सुप्रिया जब अपने पापा के नंबर पे कॉल की थी, उस वक्त मेरे पति हरिपुर वाले घर पे थे। मुझे नहीं पता कि वो वहाँ से गए थे या फिर नहीं गए थे। पुलिस इन दोनों की बयान लेने के बाद इस केस की जांच पड़ताल करती तो है, लेकिन पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार देवेंद्र की हत्या किया किसने है। इसीलिए पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए देवेंद्र की बेटी के साथ साथ उसकी पत्नी के भी मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स को निकालती है। और पुलिस जब माया के कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पे माया 9 मई 2025 को ही शाम के वक्त बात की थी। और पुलिस जब उस डिटेल्स को गहराई से चेक करती है तो मालूम चलता है कि माया उस नंबर पर पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर की डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी अनिल यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसकी उम्र है लगभग 23 साल के आसपास। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये नज़र आती है कि अनिल खरीद गांव के ही रहने वाला है, जिस गांव के बगीचे में देवेंद्र राम की डेड बॉडी के बाकी अंग पुलिस को बरामद हुई थी। पुलिस जब अनिल की डिटेल्स को निकालती है तो पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि अनिल उसी गांव का है जिस गांव में देवेंद्र की डेड बॉडी के अंग मिले हुए थे। इसीलिए पुलिस को अब कहीं ना कहीं अनिल के ऊपर शक चला जाता है। और जैसे ही पुलिस को अनिल के ऊपर शक हो जाती है, इसी शक के आधार पर पुलिस अनिल को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब अनिल को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब अनिल से देवेंद्र राम की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो अनिल पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैंने उसकी हत्या नहीं किया है। लेकिन पुलिस जब अनिल के सामने देवेंद्र की पत्नी माया के कॉल डिटेल्स को सामने रखती है और सवाल करती है कि तुम्हारा देवेंद्र की पत्नी माया के साथ क्या रिश्ता है और तुम इतना उससे क्यों बातचीत करते थे, इस पे अनिल पुलिस के सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाता है। इसीलिए पुलिस अब अनिल के साथ सख्ती से पेश आती है और पुलिस जैसे ही अपनी थोड़ी सी सख्ती दिखाती है, आखिरकार अनिल भी मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ साहब, देवेंद्र राम की हत्या मैं नहीं किया है। लेकिन अनिल जब इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से हैरान रह जाती है। दरअसल पूछताछ में मालूम चलता है कि अनिल और देवेंद्र की पत्नी माया के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ महीने पहले हरिपुर गांव में ही एक शादी समारोह होता है और इसी शादी समारोह में पहली बार माया और अनिल की मुलाकात होती है। पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर अपना अपना नंबर एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। फ़ोन के जरिए जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, आखिरकार बातचीत करते करते अनिल और माया के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। और जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है, उसके बाद से मिलने जुलने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। और बहुत जल्द वो भी समय आता है जब अनिल और माया के बीच में संबंध भी बन जाता है। लेकिन दोनों के बीच में जैसे इस तरह का रिश्ता कायम होता है, आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी माया के पति देवेंद्र को मालूम चल जाता है। उसके बाद से देवेंद्र अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। हालांकि देवेंद्र अपनी पत्नी की पिटाई ही नहीं करता है, बल्कि उसके ऊपर दबाव भी डालता है, रोकथाम भी करता है, बंदिशें भी लगाता है। लेकिन शायद तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि इतनी बंदिशें लगाने के बावजूद भी माया अनिल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। हालांकि जब देवेंद्र अपनी पत्नी की सच्चाई को जान जाता है, उसके बाद से आए दिन हर रोज छोटी मोटी बातों को लेकर अपनी पत्नी की पिटाई कर देता है। और समय के अनुसार देवेंद्र को अपनी पत्नी से धीरे धीरे नफरत भी हो जाती है और दूरियां इतनी काफ़ी बढ़ जाती है कि उसके बाद से देवेंद्र या तो कभी हरिपुर वाले अपने घर में रहता है या फिर बहादुरपुर वाले घर में रहता है। लेकिन देवेंद्र जब बार बार अपनी पत्नी की पिटाई करना शुरू करता है, इस पिटाई से माया भी एकदम से तंग आ जाती है और आखिरकार एक दिन जब अपने प्रेमी अनिल यादव के नंबर पर कॉल करती है तो तंग आकर के अनिल से कहती है कि तुम मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटा दो। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इधर अनिल की भी करीब 6 से 7 साल पहले एक रिश्ता तय हुई थी, लेकिन अनिल उस शादी को करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि भले ही अनिल की उम्र 23 साल है, पर वो माया से बेइंतहा मोहब्बत करता था। माया की उम्र 44 साल के आसपास है, लेकिन बावजूद इसके अनिल माया से शादी करने के लिए तैयार हो चुका था।
माया जब अपने ही पति को इस दुनिया से हटाने के लिए अनिल से कहती है, अनिल उसका इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से एक प्लान बनाता है और अपने इस प्लान में खुद अपने 2 दोस्तों को भी शामिल कर लेता है, जिसमें से एक का नाम है सतीश यादव जो चांदू पकड़ का रहने वाला है, और दूसरे का नाम है मिथिलेश पटेल जो बालूपुर का रहने वाला है। इन दोनों को जब अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है, अनिल के दोनों दोस्त भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद से ये सब मिल करके एक सही मौके का इंतज़ार करने लगते हैं और आखिरकार 9 मई 2025 को करीब 12 बजे के आसपास देवेंद्र राम की बेटी सुप्रिया कोटा से जब अपने पिता के नंबर पे कॉल करती है कि पापा आप बक्सर स्टेशन पे मुझे रिसीव करने के लिए आ जाना। देवेंद्र राम इसके लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन स्टेशन जाने से पहले वो अपने बहादुरपुर वाले घर पे पहुंच जाते हैं और जब दोपहर के वक्त अपने घर पे पहुंचते हैं, उसी वक्त ही माया अपने पति को कुछ नशीली पदार्थ खिला देती है, जिसे खाने के बाद देवेंद्र राम बेहोश हो जाते हैं और बेहोशी की हालत में अपने घर के अंदर शाम तक रहते हैं। और शाम के वक्त माया अनिल के नंबर पे फ़ोन करती है और कहती है कि इसी वक्त ही मेरे घर पे आ जाओ, उस काम को आज ही अंजाम देना है। हालांकि माया शाम के वक्त जब अनिल के नंबर पे फ़ोन करती है, उसके बाद से अनिल भी अपने दोनों दोस्तों को पास में बुलाता है और फिर 4 व्हीलर लेकर के रात्रि के वक्त बहादुरपुर गांव माया के घर पे पहुंच जाता है और फिर बेहोशी की हालत में ही देवेंद्र राम को उस गाड़ी में लेकर के वहां से रवाना होते हैं। और रात्रि के वक्त अनिल अपने गांव खरीद में बाहर चांवर में लेकर के जाता है और उसी सुनसान जगह पे ये तीनों मिल कर के देवेंद्र की हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद उसके शरीर के हाथ और पैर को अलग करने के बाद पॉलीथीन में पैक करते हैं और ले जाकर के एक बगीचे में फेंक देते हैं। धड़ को ले जाकर के बगल के कुएं में डाल देते हैं और उसके सर को ले जाकर के सरयू नदी में फेंक देते हैं। ये सारा काम करने के बाद अनिल माया के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है काम हो चुका है। उसके बाद से अनिल अपने दोनों दोस्तों के साथ बड़े आराम से अपने घर चला जाता है। वाकई में अनिल जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस अनिल को सबसे पहले लेकर के उसके बताए हुए जगह उस कुएं में जाती है, जहां से कुएं के अंदर से देवेंद्र राम की बॉडी तो बरामद हो जाती है। लेकिन पुलिस जब देवेंद्र राम को सर को लेकर के सरयू नदी में ढूंढने की कोशिश करती है, पुलिस को देवेंद्र राम की सर नहीं बरामद हो पाती है। पुलिस अनिल के ही तहरीर पर उसके दोनों दोस्तों को भी गिरफ्तार करती है, साथ ही साथ देवेंद्र की पत्नी माया को भी गिरफ्तार करती है। और पुलिस जब इन सबको गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद से अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, ना ही किसी को तकलीफ़ पहुंचानी है। बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।